प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम लोग आधुनिक भारत के प्रथम खंड के अंतर्गत यूरोपीय कंपनी का आगमन टॉपिक को डिस्कस करते हुए और इससे संबंधित जो भी प्रश्न अब तक यूपीएससी, अन्य पीसीएस एग्ज़ाम जैसे यूपी पीएससी, बिहार पीएससी, एमपी पीएससी, झारखंड पीएससी, राजस्थान पीएससी, उत्तराखंड पीएससी इत्यादि में जो भी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं या सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए इत्यादि में जो भी प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए हैं सारे प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे और इसके अलावा एसएससी, सीजीएल और जो भी एक दिवसीय परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर जिन तथ्यों के आधार पे इस टॉपिक से प्रश्न बनने की संभावना है उन सारे तथ्यों को डिस्कस करते हुए इस टॉपिक को कवर करेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आप लोग इस टॉपिक को सही रूप में एक दो बार देख लेंगे और उसके बाद कोई भी प्रीवियस ईयर का किसी भी परीक्षा का अगर सेट लगाएंगे तो 100% क्वेश्चन बन जाएगा और आगामी परीक्षा में अगर इस टॉपिक के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाता है तो अगर 2 बार 3 बार देख लेते हैं तो आराम से 90% तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि 2 सूचियां हमें दी गई है, 2 लिस्ट दिए गए हैं और उसमें से कुछ व्यापारिक कंपनी, यूरोपीय जो व्यापारिक कंपनी है और उनका स्थापना वर्ष दिया गया हमें और यहाँ पे हमें सही रूप में सुमेलित करने को कहा जा रहा है। तो इसमें है पहला है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसकी स्थापना वर्ष क्या है? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष की बात की जाए तो इसका स्थापना वर्ष हो जाएगा 1498। 1498 में ये कंपनी स्थापित हो रही है। दूसरा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1600 ईस्वी में इसे ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ से अधिकार प्राप्त हो रहा है व्यापार के लिए। और तीसरा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लगभग 1602 में हो रही है। और इसके बाद है चौथा है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी 1664 में हो रही है। इस प्रकार सारे 1 2 3 4 सीक्वेंस में है, ठीक है। और इसका एक्सप्लेन देखें हम तो यहाँ पे बताया गया है कि भारत में यूरोपीय कंपनियाँ जो आई थी, पहले पुर्तगाली आई। कब आई? तो 1498 में आई और पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी या केंद्र कहाँ खोला? तो ये कोचीन में खोला था। कोचीन में 1508 में खोला। दूसरा है अंग्रेज़ आए जो 1600 ईस्वी में आए और अंग्रेज़ सेकंड नंबर पे आए भारत में 1600 ईस्वी में और इन्होंने पहला अपना व्यापारिक कंपनी या कोठी सूरत में खोला 1613 में। तीसरा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1602 में भारत आ रही है और इनका पहला व्यापारिक केंद्र मसूलीपट्टनम में खुलता है 1611 में। इसके अलावा है हमारा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1616 ईस्वी में। तो डेनिश आती है 1616 में और डेनिशों ने अपना व्यापारिक केंद्र बनाया त्रावणकोर को 1620 ईस्वी में। इसके बाद हमारा फ्रांसीसी दिया गया है। तो फ्रांसीसी आए 1664 ईस्वी में भारत और इन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र सूरत को बनाया। सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी जो इनकी बनी वह सूरत में बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 लिस्ट दिया गया है और इसमें फिर से मिलान करने को बताया गया है। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी है एक में और उनका मुख्यालय कहाँ था? तो सर्वप्रथम हमने देखा कि पुर्तगाली आते हैं। तो पुर्तगाली जब आते हैं और पुर्तगाली आते हैं कहाँ पे? वास्को डी गामा आता है 1498 में केरल के कालीकट पे। और यहाँ से देखा गया कि पुर्तगाली जब आ रहे हैं तो उन्होंने सबसे पहले बीजापुर, गोलकुंडा और गोवा को छीन लिया था 1510 में। तो उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की गई है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसका व्यापारिक केंद्र होता है कोलकाता में होता है, कलकत्ता में, क्योंकि वहाँ नवाबों से जो वहाँ के नवाब थे उनके पास इनका काफ़ी सारा इन्होंने दिमाग लगाया और वहीं पर अपना अड्डा जमा लिया। तो इस प्रकार इनका मुख्यालय कलकत्ता में बनता है। तीसरा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे इनकी व्यापारिक कोठी जो खुलती है या व्यापारिक जो केंद्र होता है, इन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र बनाया नागापट्टनम को, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए
तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो अभी वर्तमान के पुडुचेरी या पांडिचेरी में इन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था। इस प्रकार इसमें भी चारों सीक्वेंस में बताया गया है, 1 2 3 4 सारे सीक्वेंस में है। और उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में आगमन हुआ। तो पुर्तगाली तो आ रहे हैं, ब्रिटिश भी आ रहे हैं, डच भी आ रहे हैं, डेनिश भी आ रहे हैं, फ्रेंच भी आ रहे हैं, प्लेंटर्स भी आ रहे हैं और स्वीडिश, यानी सारे जो व्यापारिक कंपनी है ये सारे तो मध्यकाल में ही आ रहे हैं भारत में। ठीक है, ये सारी कंपनियां जो हैं ये तो सारी कंपनियां मध्यकाल में ही आई है भारत में। तो इस प्रकार सारे ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, सारे कंपनी जैसे पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, प्लेंटर्स, स्वीडिश इत्यादि सारे मध्यकाल के दौर में ही भारत में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। तो पुर्तगाली की बात की गई है यहाँ पर। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आता है फ्रांसिस डी अल्मीडा, और फ्रांसिस डी अल्मीडा के बाद अगर देखा जाए तो ये आ जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है। तो वह पुर्तगाली है जिसने गोवा पर अधिकार किया, तो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क है। फ्रांसिस डी अल्मीडा तो आता है तो कुछ खास काम नहीं कर पाता और कंपनी को एक अष्टावल रूप नहीं दे पाता है, इसलिए वास्तविक संस्थापक के रूप में अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही माना जाता है। और अल्बुकर्क जब आता है 1509 में, तो इसने 1510 में बीजापुर के शासक से गोवा को छीन लिया और अपना मुख्यालय बना लिया गोवा को ही। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जा रही है, उसका प्रथम गवर्नर जनरल जो था वह वारन हेस्टिंग था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात की जाए तो यह 31 दिसंबर 1600 को लंदन में जॉन बॉट्स और जॉन वाइट द्वारा की गई थी। कंपनी ने ब्रिटिश महारानी जो उस टाइम की थी वहाँ पे एलिजाबेथ, उनसे एक अधिकार पत्र यानी रॉयल चार्टर प्राप्त किया और भारत के साथ व्यापार करने का यह अधिकार पत्र उन्हें प्राप्त हो गया महारानी एलिजाबेथ से। इस समय अगर भारत में शासन देखा जाए, जब 1600 ईस्वी में उन्हें एलिजाबेथ से अधिकार पत्र प्राप्त हो रहा है, तो उस काल में भारत में जो शासक था वह मुगल शासक था जिसका नाम था अकबर। अकबर का शासनकाल कब से कब तक था, तो ये 1556 से 1605 के मध्य में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। तो सर्वप्रथम आ तो रहे भाई पुर्तगाली, और पुर्तगाली जब आ रहे हैं भारत में तो इन्होंने ही अपना व्यापारिक केंद्र सबसे पहले स्थापित किया और करने के साथ इन्होंने ही पहले अपना व्यापार फैलाया। तो इस रूप में इसका सही आंसर पुर्तगाली हो जाएगा। 17 मई 1498 को पुर्तगाल का वास्को डी गामा भारत के केरल तट पे आता है, केरल के कालीकट पे, और वहाँ पे आता है। तो वास्को डी गामा जो आता है वह एक गुजराती व्यापारी होता है जिसका नाम होता है अब्दुल मजीद। तो गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से 17 मई 1498 को ये वास्को डी गामा भारत के कालीकट पे आता है जो केरल में स्थित है, और वहाँ का उस टाइम जो शासक होता है वह जमोरिन होता है। तो जमोरिन ने उसका स्वागत किया वास्को डी गामा का, और वास्को डी गामा का स्वागत किया और बहुत सारे उपहार भी भेंट किए, उन्हें खिलाया पिलाया, आराम से रखा भी घर पे। और उसके बाद वहाँ पे पहले अरबी व्यापारियों का प्रभुत्व था, यानी केरल के क्षेत्र में अरबी व्यापारी जो अरब के थे उनका बहुत ज़्यादा प्रभुत्व था उस क्षेत्र में, और वही लोग व्यापार किया करते थे। अब सिंपल सी बात है, जब अन्य विदेशी राज्य वहाँ पे आ रहे हैं, अन्य विदेशी राज्य का एक व्यक्ति आ रहा है, जैसे वास्को डी गामा ये पुर्तगाल का है, तो अरबी व्यापारियों को खटकेगा ये। और अरबी व्यापारियों ने क्या किया, उनका विरोध किया इस रूप में, बोला कि भाई ये गलत कर रहे हो तुम, हमें अगर तुम्हें मुझसे व्यापार करना है तो सिर्फ मुझसे करो, नहीं तो हम सारे जहाज़ वहाज लूट लेंगे तुम्हारे। अब क्या हो रहा है कि जब ये वास्को डी गामा 1498 में आ रहा है पुर्तगाल का, तो अरबी व्यापारी उसका विरोध कर रहा है। इसी रूप में हम देखते हैं 1499 में, यानी 1 साल बाद ही वास्को डी गामा वापस पुर्तगाल लौट गया, और बताया जाता है कि वापस जो लौटा था वह समुद्री मार्ग से ही लौटा था, मतलब समुद्री मार्ग से आया था और समुद्री मार्ग से ही वापस लौट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया, ये कालीकट में उतरा था। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के कालीकट तट पर पहुंचकर नए मार्ग की खोज की, और कालीकट के शासक उस टाइम कौन थे? तो जमोरिन थे, उन्होंने स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वह पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा, और खोजकर्ता के रूप में इन्हें देखा जाता है क्योंकि इन्होंने, वास्को डी गामा जी ने, एक मार्ग की खोज की, समुद्री मार्ग की खोज की, जिसके सहारे अब जो जहाज़ होते हैं, पहले अरब व्यापारी उधर विरोध करते थे क्योंकि ब्रिटेन से जब कोई वस्तु लेने के लिए आता था भारत, तो बीच में अरब का क्षेत्र पड़ रहा है, तो मध्य एशिया का जो क्षेत्र पड़ रहा है, अरबी क्षेत्र पड़ रहा है, वहाँ से अरब वाले उन्हें नहीं आने देते थे क्योंकि उन दोनों के बीच में झगड़ा चलता था। अब जब झगड़ा चल रहा है, उन लोगों ने आने देना ही नहीं इधर से, तो ये लोग समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकले, और इसी रूप में हम देखते हैं कि कई एक नाविक वहाँ से निकले और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों की खोज की। जैसे कोई जा रहा है तो वो तस्मान की खोज कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया की खोज कर रहा है, कोई जा रहा है तो लैटिन अमेरिका की खोज कर रहा है, वगैरह वगैरह इस रूप में। तो वहाँ से ये जो आ रहे हैं खोजकर्ता, इनमें से एक यूरोप से सीधे भारत की यात्रा करता है, और जिसका नाम होता है वास्को डी गामा, हमने देखा प्रीवियस में। और यह जो आ रहा है भारत की ओर, यह केप ऑफ गुड होप, जो अफ्रीका के दक्षिणी कोने से होते हुए भारत पहुंचा, और वह जहाज द्वारा 3 बार भारत आया, और उसकी जन्म की सही तिथि तो अज्ञात है, लेकिन यह माना जाता है कि वह 1490 के दशक में, मतलब उसके जाने की तिथि तो अज्ञात है, जाने की तिथि यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, जन्म हो गया है, लेकिन यह माना जाता है कि वह 1490 के दशक में साइन उसका मिलता है 1490 के दशक में। और पुर्तगाल में एक योद्धा था, मतलब जिसका नाम पड़ता है, ये योद्धा होता है वास्को डी गामा वहाँ का, और यही व्यापारिक मार्ग की खोज करता है। केप ऑफ गुड होप की बात की जाए तो ये अफ्रीका का तट जो है इस रूप में कुछ फैला है, जैसे ऐसे अफ्रीका का तट है, ऐसे है, अफ्रीकी तट कुछ इस रूप में है। तो अफ्रीकी तट के समीप से ऐसे आ रहा है ये, और ऐसे ऐसे आकर के भारत में इसका आगमन हो रहा है। भारत ये आ रहा है व्यक्ति, वास्को डी गामा जी, ये रहा हमारा भारत। तो भारत ऐसे ऐसे करके आ रहा है ये, केप ऑफ गुड होप होते हुए कालीकट के पास आ रहा है, और इधर ये पुर्तगाल से उठकर ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है, इस रूप में आ रहा है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी, तो जहांगीर से सर्वप्रथम किसने मिला इनमें से? तो इनमें से सबसे पहले मिलता है सर टॉमस रो। टॉमस रो, अथवा जिसे टॉमस रो भी कहा जाता है, ये जहांगीर के शासनकाल में 1616 में भारत आता है, और इंग्लैंड के राजा जो महारानी एलिजाबेथ से इन्होंने आज्ञा लिया था आने को लेकर के, और ये आकर के मिलता किससे है? तो जहांगीर से 1616 में, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने की बात करता है भारत में, और इसे मिल भी जाता है कि जाओ भाई तुम अपना कंपनी खोलो, ये जहांगीर आज्ञा भी देता है, और इसके बाद जहांगीर से इसे बहुत सारे उपहार भी मिलते हैं। और टॉमस रो अजमेर के किला में, अजमेर पड़ता है, अजमेर के किला में इसने मुलाकात किया था जहांगीर से, टॉमस रो ने, ठीक है, अजमेर के किला में मुलाकात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा दमनदीप का औपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था किसके द्वारा? तो गोवा और दमनदीप का उपनिवेशीकरण जो किया गया था वह पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था, और पुर्तगाली भारत के आज़ाद होने के बाद तक भी इंडिया में बने रहे, और उनके पास इंडिया के कुछ द्वीप रहे थे, और पुडुचेरी वाला क्षेत्र भी रहा था। गोवा दमनदीप का उपनिवेशीकरण मूलतः पुर्तगालियों द्वारा किया गया था, और ये गोवा कब लिया था? तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि 1510 में पुर्तगीज गवर्नर जो था अल्बुकर्क, जिसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, उसने क्या किया था कि बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीत लिया था, और 1535 ईस्वी में पुर्तगालियों ने द्वीप तथा 1559 में दमन पर भी अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अभी देखा कि बीजापुर के सुल्तान से छीना था। अल्बुकर्क जिसे जिसे वास्तविक शक्ति का संस्थापक भी माना जाता है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जा रहा है अल्बुकर्क को। ये आता है 1510 में इसने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया। ठीक है, और गोवा छीनने के बाद क्या होता है कि ये अल्बुकर्क, या जिसका नाम अल्फांसो द अल्बुकर्क है पूरा नाम, वह भारत में पुर्तगाली अधिकार में आए भारतीय क्षेत्र का दूसरा वाइसराय बना। पहला तो कौन है? अल्मीडा रहता है, और दूसरा ये बनता है अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्मीडा के बाद 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों का गवर्नर बनकर कौन आता है? तो ये अल्फांसो द अल्बुकर्क आता है। 1509 में अल्मीडा चला जाता है, और अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। उसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये भी देखा है कि पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था, कौन से क्षेत्र पे था? तो ये गोवा था। ठीक है, और इसने जब ये था, कौन? अल्बुकर्क था, भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक बनकर आया, तो इसने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया पुर्तगाल का? तो ये मुख्यालय बनाया था कोचीन। हालांकि अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था, तो अपना मुख्यालय किस लोकेशन को बनाया? तो ये गोवा हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी किसके द्वारा? तो सर्वप्रथम खोज की गई थी, ये हमने देखा कि पुर्तगालियों द्वारा। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के कालीकट, जो केरल में स्थित है, वहाँ पहुँचकर एक नए मार्ग की खोज करता है, और कालीकट के तत्कालीन शासक जो जमोरिन थे उनसे इसने मिला, और वास्को डी गामा का उन्होंने स्वागत भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो ये जो अनुमति प्राप्त की थी ब्रिटिश ने, ये प्राप्त की थी किससे? तो जहांगीर से। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि टॉमस रो आता है, तो हालांकि टॉमस रो तो 16 में आ रहा है, लेकिन उसके पहले एक और भी आ रहा है व्यक्ति जिसका नाम होता है हॉकिंग्स। तो हॉकिंग्स जब आ रहा है तो हॉकिंग्स आता है, और भारत में 1612 ईस्वी में हॉकिंग्स 11 में ही आता है। तो हॉकिंग्स आता है और जहांगीर से कहता है, जहांगीर जी हमें आज्ञा दीजिए कि हम फैक्ट्री स्थापित करें, यहाँ पे कहीं कंपनी का कोठी स्थापित करें, और जहांगीर उसे आज्ञा देता है, और इस रूप में ये कंपनी का स्थापना करता है। और 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी, लेकिन वहाँ पे पुर्तगालियों का बहुत विरोध चलता है, जिसके वजह से इनका फैक्ट्री स्थापित नहीं हो पाता है। ठीक है, अधूरा काम पे ही रह जाता है, ये पूरा नहीं बन पाता है, तो इस वजह से वहाँ पे स्थापित नहीं हो पाया। लेकिन पहला अगर फैक्ट्री दक्षिण भारत में बात की जाए तो ये मछलीपट्टनम में स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट पहुँच करके नए मार्ग की खोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध, या जिसे एंग्लो फ्रेंच संघर्ष कहा जाता है, उसकी समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस की संधि। पेरिस की संधि के अंतर्गत इसे समाप्त किया गया था। हम जानते हैं कि दक्षिण भारत में जब अंग्रेजी कंपनी का विस्तार हो रहा था, इस दौर में कई एक प्रमुख युद्ध हुए, जिन्हें हम 3 कर्नाटक युद्ध के माध्यम से जानते हैं। कर्नाटक के दूसरे युद्ध को अगर देखा जाए तो ये 1749 से 1754 ईस्वी के मध्य में हुआ, और ठीक इसी के 2 साल बाद कर्नाटक का तृतीय युद्ध आरंभ हो गया था। यह युद्ध 1756 से 63 तक चला, और इस समय में यूरोप में भी अगर देखा जाए तो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, और यही वजह था कि यहाँ पे भी दोनों के अधिकारियों ने फ्रांसीसी और ब्रिटिश अधिकारियों ने भी यहाँ पे भी युद्ध करना प्रारंभ कर दिया था, और इंग्लैंड तथा फ्रांस में फिर से ठन गई, और इसके फलस्वरूप भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों में लड़ाई शुरू हो गई। और इस बार यानी तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुई, इस बार सीमा लांघकर ये बंगाल तक में भी फैल गई थी। मतलब इसका लिमिटेशन जो था
वह सिर्फ कर्नाटक तक ही नहीं बल्कि बंगाल तक भी बढ़ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? तो पुर्तगाली सबसे पहले आ रहे थे और सबसे पहले आया पुर्तगालियों ने तो इन्होंने अपना लक्ष्य रखा काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, काली मिर्च और अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना इनका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा, कालीकट या कोझिकोड जो है, जहाँ पे अभी 2020 में एक विमान हादसा भी हुआ था, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट रनवे है, इस वजह से विमान नियंत्रण खो बैठा और उसका एक्सीडेंट हो गया था कोझिकोड में हवाई अड्डे पे। तो यहीं पे क्या हुआ कि कालीकट के कोझिकोड के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो इसका हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में भी कि ये कोचीन में किया था। 1502 में वास्को डी गामा, मतलब 1498 में आता तो है, फिर 1499 में वापस जा रहा है। उसके बाद 1502 में, लगभग 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आता है दूसरी बार, और हम जानते हैं 3 बार आया है वास्को डी गामा, और दूसरी बार 1502 में आता है। और भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की बात की जाए तो यह 1503 में कोचीन में स्थापित की गई थी, और द्वितीय फैक्ट्री की स्थापना 1505 में कुन्नूर में की गई, या कन्नूर जिसे बोला जाता है, 1505 में यहाँ पे स्थापित किया गया। पुर्तगालियों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री हुगली में स्थापित की थी। यहाँ तो किया ये कोचीन में, लेकिन बंगाल के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पुर्तगालियों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री हुगली में स्थापित की थी, और साथ ही मद्रास के निकट सेंथोमे में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित करके भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर भी पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया था। मतलब यहाँ तो कर ही लिया। उसके बाद मद्रास, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का हिस्सा है, वहाँ पर क्या किया, वहाँ पर भी एक पुर्तगाली बस्ती स्थापित किया पुडुचेरी के आसपास, और वहाँ से क्या किया इसने कि अपना व्यापार, जो इनका मलाया प्रायद्वीप से व्यापार चलता था, यानी कि जो दक्षिण एशियाई देश जो जैसे सिंगापुर इत्यादि से इनका व्यापार चलता था, उधर विस्तार को लेकर भी इनकी रणनीति होती थी कि अगर मद्रास में इन्होंने अपना बस्ती स्थापित कर लिया तो भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर जो मलक्का से होकर जाता था, तो पुर्तगाली का वाणिज्य विस्तार भी यहाँ पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, फर्रुखसियर ने किया था, क्योंकि 1717 में मुगल शासक के रूप में फर्रुखसियर था। फर्रुखसियर जिसका जन्म 20 अगस्त 1685 को और मृत्यु 19 अप्रैल 1719 को हुई, तो मतलब 2 साल बाद ही इसकी मृत्यु हो जाती है। 1717 में अधिकार प्रदान करता है और 19 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसके पहले ही यानी 1717 में इसने क्या किया, तो अधिकार पत्र दिया था किसको, तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1713 से 1719 तक ये शासन रहा, इसका शासन रहा है फर्रुखसियर का, यानी 6 साल तक इन्होंने शासन किया फर्रुखसियर ने, और इसी बीच में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया 1717 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश के साथ बसीन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो बसीन की संधि ये बाजीराव द्वितीय ने की थी। 1802 में बसीन की संधि होती है, और इसके शर्तों के अनुसार बसीन की संधि 1802 में जो हुई उसके शर्त के अनुसार मराठा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लिया, और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे ब्रिटिश रेजिडेंट वगैरह सेना ये सारी रखी जाएगी, और दोनों पक्ष एक दूसरे के शत्रु को अपना शत्रु और मित्र को मित्र मानेंगे, और इस प्रकार बोला गया सहायक संधि के रूप में एक संधि किया गया था, और इसी के रूप में 1802 में बसीन की संधि की गई थी। 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तो इसमें पूछा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में कौन था। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी नहीं, प्रीवियस में तो नहीं देखा हमने। तो रॉबर्ट क्लाइव का जो उत्तराधिकारी होता है वह कौन होता है, तो वह हेस्टिंग होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी हेस्टिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। तो ये चलाई थी अल्मीडा ने, जो पहले आया था। सर्वप्रथम अल्मीडा आता है गवर्नर बन करके और वही ब्लू वाटर पॉलिसी चलाता है। मतलब कि भाई सागर पे मेरा अधिकार है, अगर कोई सागर में जाओगे तो हमसे अगर बिना परमिशन लिए जाओगे तो उसकी जहाज़ हम लूट लेंगे, ऐसा इसका कहना था ब्लू वाटर पॉलिसी के अंतर्गत अल्मीडा का। तो इस रूप में ब्लू वाटर पॉलिसी इसी ने चलाई थी, अल्मीडा ने। कालांतर में अल्मीडा नामक पुर्तगाली भारत में पुर्तगाली अधिकृत क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त होकर भारत आता है और पुर्तगाली शक्ति का विस्तार करने के उद्देश्य से इसने नीले पानी की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया, जिसके अंतर्गत हिंद महासागर में पुर्तगालियों का अस्तित्व स्थापित करना था। लेकिन वह असफल रहा और 1509 ईस्वी में वह पुनः वापस पुर्तगाल लौट गया। इसका कहना था कि अगर तुम अरब सागर या कोई भी समुद्री क्षेत्र में अगर तुम व्यापार करने आते हो तो पहले हमसे परमिशन लेना होगा और हमसे अधिकार पत्र लेना होगा, तभी हम करने देंगे, नहीं तो तुम्हारे जहाज़ को लूट लेंगे। और यही नीति कहलाती थी ब्लू वाटर पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा कि अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में बीजापुर के सुल्तान से जीता था और अल्बुकर्क को भारत में दूसरा गवर्नर के रूप में इसे नियुक्त किया गया था पुर्तगालियों की तरफ से। और अल्मीडा के बाद 1509 ईस्वी में यह आता है भारत और 15 तक रहता है, पुर्तगालियों का गवर्नर बनकर आता है। और इसने एक और भी पॉलिसी पे ध्यान दिया था कि जो भी पुर्तगाली हैं वह क्या करें कि भारतीय महिलाओं से विवाह करें वगैरह वगैरह, ताकि इनका स्थायित्व बने कंपनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था। तो अल्बुकर्क ने बीजापुर को यूसुफ आदिल शाह से छीना था। गोवा दमनदीप का औपनिवेशीकरण मूलतः पुर्तगालियों द्वारा किया गया था और 1510 ईस्वी में पुर्तगीज गवर्नर जो अल्बुकर्क बनकर आता है दूसरा, यह भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसने क्या किया कि बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान, जिसका नाम था यूसुफ आदिल शाही सुल्तान से, उससे इन्होंने गोवा को छीन लिया अल्बुकर्क ने 1510 में। और 1535 में पुर्तगालियों ने द्वीप पर तथा 1559 में दमन पर भी अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ। ये भी शुरू ही है। तो इसमें पूछा गया है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ। तो प्रथम गवर्नर तो हमने देखा कि अल्मीडा होता है। पुर्तगाली जो थे वह पहले यूरोपीय थे जिन्होंने भारत तक सीधे समुद्री मार्ग की खोज की। और किसने किया था। तो 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने करता है। यहाँ 20 मई बताएगा, सॉरी ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कालीकट पहुँचता है जो दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित एक महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह है। 1505 में फ्रांसिस डी अल्मीडा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया था। यहाँ पे फिर से एक मिस्टेक, सॉरी ये तो सही है, 1505 में फ्रांसिस डी अल्मीडा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया, ये सही है। और ये रहता है 5 से लेकर 9 तक, अल्मीडा रहता है 5 से 9 तक। और इस बीच इन्होंने कौन सी पॉलिसी चलाई थी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी अल्मीडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सॉली या साल्वी के स्थान पर हराया था। तो ये जो था हराने वाला सॉली या साल्वी में हरा था। चलो अभी शांत है। निम्नलिखित में किस अंग्रेज
किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को साल्वी या साल्वी के स्थान पे हराया था? तो ये जो अंग्रेज था इसे थॉमस बेस्ट के नाम से जानते हैं। थॉमस बेस्ट जो था, तो थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को हराया था। ठीक है, थॉमस बेस्ट पुर्तगालियों को सॉली नामक स्थान पे 9 और 10 दिसंबर को 1612 को पराजित किया था। यह सॉली जो सूरत के पास स्थित है, सॉली, वहाँ पे पराजित किया था और यह पुर्तगालियों की एक प्रमुख हार थी। सॉली की हार या सॉली या साल्वी की हार एक प्रमुख हार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध तो इसी रूप में हुआ था कि उधर से अंग्रेज़ी कंपनी नहीं थी और इधर जो पुर्तगाली कंपनी थी ये थोड़ी पुरानी हो चुकी थी। तो इसने क्या किया था कि अपना जहाज़ का अंग्रेज़ों के कुछ जहाज़ का अधिग्रहण कर मतलब उसे छीन लिया था और बोला तुम इधर क्या कर रहे हो, मतलब मैं तुम्हें व्यापार करने इधर नहीं दूंगा। तो इस प्रकार से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था कि अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया गया था। मतलब अंग्रेज़ आए थे भले ही बाद में पुर्तगाली से, लेकिन ये शक्ति संपन्न थे और इस रूप में इन्होंने क्या किया कि पुर्तगालियों के कुछ जहाज़ों को क्या किया, छीन लिया उनसे। और जब छीन लिया तो पुर्तगाली तो पहले आ चुके थे, इन दोनों में झगड़ा हो गया और जिसे हम प्रथम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो जहांगीर से सर्वप्रथम बात करने को आता है हॉकिंस आता है ये 1608 में, और 1608 में हॉकिंस आता है, वह जहांगीर के पास आता है और जेम्स प्रथम जो इंग्लैंड के राजा थे उस समय के, उनसे मतलब एक पत्र लेकर आता है और 1608 में सूरत पहुंचता है और उनसे बोलता है जहांगीर से कि मुझे अधिकार चाहिए कि मैं एक कोठी स्थापित करूं सूरत में, और इसे अधिकार दे भी देता है। और अधिकार दे करके इसने उससे फारसी में बात करता है यह हॉकिंस। तो जहांगीर बड़ा खुश हो जाता है और उसे खुश होकर के ये आगरा में भेंट करता है 1608 में। और जब आगरा में भेंट करता है इलाहाबाद के पास, तो क्या होता है कि वह बहुत खुश हो जाता है जहांगीर, और जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खान की उपाधि दे दी थी। मतलब इसे मनसब भी दिया 400 का और फिरंगी खां या इंग्लिश खान की उपाधि देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो ये तो कहाँ से होता था? तो ये कुछ छिटपुट तो बंगाल से होता था, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में बिहार से होता था। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम अफीम और सोरा की प्राप्ति बिहार से होती थी। सोरा का उत्पादन बंगाल में भी प्रचुर मात्रा में होता था। यहाँ पर व्यापार करने वाले यूरोपियों में मुख्य रूप से पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो भारत में 1612 में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, वह सूरत में की थी। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में से डिस्कस कर रखा है। तो कहाँ पे स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित की थी। 1612 में पहली बार कंपनी ने अपनी पहली कोठी, व्यापारिक चौकी या कोठी कहाँ पे स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित की थी। और इसी दौर में देखा जाता है कि यहाँ के सूती, रेशमी वस्त्र और जो भी जारीदार कपड़ा होता था और सोने चांदी के वस्तुएं भी प्राप्त होती थी उस लोकेशन से उन्हें। सूरत के हीरे पर पॉलिश के उद्योग ने प्रवासी मजदूरों को अपनी ओर आकर्षित किया और इसी वजह से उन्होंने कंपनी का फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो सूरत में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी कि भाई तुम यहाँ का दीवानी अधिकार तुम्हें दिया जाता है और तुम अपना काम करो? तो ये शाह आलम द्वितीय था। जब 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि शाह आलम द्वितीय जो कंपनी विजयी होती है, तो शाह आलम द्वितीय से इन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया था। किस प्रकार का अधिकार? तो दीवानी अधिकार
प्राप्त की गई थी, मतलब अंग्रेज़ों को प्रदान की गई थी। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो ये 1765 में प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी कौन थी? तो पुर्तगाली द्वारा जो बंगाल में स्थापित फैक्ट्री थी वह कौन सी फैक्ट्री थी? तो वह हुगली की फैक्ट्री थी। पुर्तगालियों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री हुगली में स्थापित की थी। कहाँ पे की थी? तो पुर्तगालियों ने बंगाल के क्षेत्र में अपनी पहली फैक्ट्री हुगली में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो एक द्वीप पर जो निर्मित है भारत का सबसे बड़ा नगर है वह कौन है इनमें से? वह मुंबई है। मुंबई एक द्वीप है जिसका नाम है सालसेट। सालसेट पे मुंबई बसा है और यह सालसेट पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है, मतलब द्वीप पर बसा सबसे बड़ा नगर है मुंबई। और मुंबई में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया भी स्थित है। यानी मुंबई के पास जो भी उधर से लोग आते हैं समुद्र के क्षेत्र से, वो गेटवे ऑफ इंडिया होकर ही भारत में प्रवेश करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में तंबाकू, यह बिहार या उत्तर प्रदेश में इसे खैनी कहा जाता है आमतौर पे, तो उसका प्रचलन का श्रेय जो दिया जाता है वह पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में तंबाकू, पपीता, आलू वगैरह ये सारे पुर्तगाली लाए थे। 16वीं सदी में अब अकबर के शासनकाल में सर्वप्रथम आता है ये पुर्तगाली। और भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत मुग़ल शासक जहांगीर के शासनकाल में होती है और जहांगीर के काल में तंबाकू की खेती पर कर भी आरोपित किया गया था, जिससे जहांगीर के राजस्व में वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कंपनी का नाम दिया गया है और उसे मिलाना है हमें पुर्तगालियों के सामुद्रिक समाज। ये क्या है? पहले तो कुछ हमें कंपनी का नाम दिया गया है, ठीक है, जैसे एस्तादो द इंडिया, कार्टेज, इंक्विजिशन, पोर्टो ग्रांड या महान बंदरगाह। और इसको देखेंगे कि कैसे कैसे इसे हमें मिल करना है। तो अगर बात की जाए एस्तादो द इंडिया क्या था, तो एस्तादो द इंडिया पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम था। यानी एक कंपनी थी एस्तादो द इंडिया करके, ठीक है, ये पुर्तगालियों की। दूसरा कार्टेज पद्धति क्या होती थी? तो कार्टेज होती थी पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पत्र या आज्ञा पत्र। यह पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण भी होता था। ये पुर्तगालियों द्वारा जो कार्टेज दिया जाता था यह अधिकार पत्र होता था। जैसे हमने देखा कि अल्मीड़ा जो था वह क्या करता था, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाता था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी से बचने के लिए क्या करना होगा, किसी को जो उस क्षेत्र में व्यापार करना चाहेंगे तो उन्हें करना होगा यही कि पुर्तगालियों से आज्ञा पत्र लेना होगा, ठीक है, तो उसे कार्टेज कहा जाता था। तीसरा है कि इंक्विजिशन क्या होता था? तो इंक्विजिशन होता था पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण होता था, यानी धार्मिक कोर्ट होता था। चौथा है पोर्टो ग्रांडे, महान बंदरगाह या महान पोर्ट, बड़ा पोर्ट। ये पुर्तगाल द्वारा चिटगांव को कहा जाता था। चिटगांव जो बंगाल के पास है उसे कहा जाता था क्या? पोर्टो ग्रांडे या महान बंदरगाह कहा जाता था, बिग पोर्ट कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्न में सही क्रम कौन सा है? तो 18वीं सदी में जो प्रमुख युद्ध लड़े गए, हम देखते हैं कि बहुत सारे युद्ध लड़े गए और उनमें से अगर देखा जाए तो हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से पहला होता है अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ठीक है। अंबर, प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी ये होता है 1757 में। वांडीवास और बक्सर आप जानते हैं 64 में हो रहा है। इस प्रकार से कालानुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्ति के
प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, यही तो सही नहीं है, क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा 1510 में इसने छीना था यूसुफ आदिल शाही से। और दूसरा ऑप्शन है, अंग्रेजों ने पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था, ये भी सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी सही है। पूर्वी भारत की बात की गई है, यही दक्षिण भारत या सूरत की बात की जाए तो 11-13 हो जाएगा। उसके बाद डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, ये भी सही है। पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ पर लगाया था। तो भारत में फ्रांसीसियों ने सबसे पहला कारखाना अपना कहाँ पर लगाया था, तो फ्रांसीसी की बात की गई है, तो ये लगाया था कहाँ पर, तो यहाँ पर फ्रांसीसी की बात की गई, तो फ्रांसीसी ने सबसे पहला व्यापारिक कारखाना लगाया था सूरत में। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी पेंको कैरो एक गवर्नर थे उनके द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था, 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी, तो ये भी किया था पुर्तगालियों ने। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भारत में कौन करता है, तो पुर्तगाली करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने फैक्ट्री क्या होते थे, भंडारगृह, उत्पादन केंद्र, भंडारगृह, उत्पादन, दोनों, इनमें से कोई नहीं, ये दोनों हुआ करता था, भंडार भी होता था, उत्पादन केंद्र भी होता था, और वहीं सारे लोग रहते भी थे। ठीक है, इस प्रकार है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टॉपिक को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और अगले एपिसोड के अंतर्गत हम लोग लगभग आधे घंटे का एपिसोड लाएंगे और उसमें इस टॉपिक को टोटली कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर ये एपिसोड अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।